जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिलिटेंटों के हमले की खबर। सोपोर के मेन चौक के करीब पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है। किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं है। इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर से आपको अहम खबर बता रहे हैं। मिलिटेंटों की हमले की खबर है। सोपोर के मेन चौक के करीब पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है। इस हमले में किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं है। इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे नुमाइंदे सज्जाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सज्जाद, हमले के हवाले से तफसीलात बताएं। सज्जाद, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हजरीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सोपोर मेन चौक में पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है। मिलिटेंटों के जरिए पुलिस पार्टी पर यह हमला किया गया है। इस हमले में किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सर्च ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आपको बता दें सोपोर मेन चौक की है, जहां पर यह हमला हुआ है। सोपोर मेन चौक में पुलिस पार्टी पर मिलिटेंटों ने हमला किया है। हाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सोपोर के मेन चौक के करीब पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है। मिलिटेंटों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया है, लेकिन इस हमले में किसी जानी या माली नुकसान की खबर नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। सोपोर मेन चौक का ये इलाका, इसका मुहासरा सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर लिया है। इस इलाके में कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। कौन ये मिलिटेंट है जिन्होंने हमला किया, क्या वो वहां से फरार होने में कामयाब हुए हैं या वहीं पर अभी किसी इलाके में आसपास छुपे हुए हैं? कार्रवाई जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। मुहासरे में ले लिया गया है पूरे इलाके को। किस तरह से ये हमला हुआ है, क्या बाइक पर सवार थे या पैदल चलकर मिलिटेंटों ने इस तरह का हमला किया है, अभी इस हवाले से ये तमाम तर तफसीलात आना बाकी है। आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे, लेकिन इस वक्त जो अपडेट मिल रहा है आपको बता दें कि मेन चौक में यह हमला हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस जाए वाक़े पर मौजूद है और इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। जल्द ही इस हवाले से तफसीलात फराहम होंगी। इस वक्त जो है इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के सोपोर मेन चौक में पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हिंदुस्तान की मेंस हॉकी टीम ओलंपिक्स में हॉकी के क़हद को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तानी हॉकी टीम ने तकरीबन 41 साल बाद ओलंपिक्स में कोई तमगा जीता है। कांसे के तमगे के लिए मुकाबले में हिंदुस्तान ने जर्मनी को 5-4 से शिकस्त दे दी। टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही, लेकिन उसे लगातार गोल करके शानदार वापसी की। इसके बाद जर्मनी ने 2 गोल दागकर हिंदुस्तान पर दबाव बनाया, लेकिन हिंदुस्तान ने यके बाद दीगर 4 गोल दागकर मैच में 5-3 से सबकत हासिल कर ली। जर्मनी की टीम ने चौथे क्वार्टर में 1 गोल दागकर मुकाबले को दिलचस्प जरूर बना लिया, लेकिन आखिर में वो 1 गोल से पीछे रह गई और कांसे के तमगे पर हिंदुस्तान का कब्जा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी, बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत थोड़ा पीछे खुशी है, बहुत जीत गए हैं। जैसे हिस्ट्री लिखी गई 45 साल बाद 40 साल बाद इन्होंने बरगढ़ तो बाद ओलंपियन पहली जित लिया, अपनी ब्रॉन्ज मैडल जित लिया। बहुत खुशी वाली गल है, बहुत ज्यादा खुशी वाली गल। फिर दी महाराज अगे अरदास करनी, मेरी 10वें पातशाह ने सुन ली, 10वें पातशाह ने मेरी सुन ली, मेरी 10वें पातशाह ने सुन ली। मेरे पुत दी इज्जत रख ली, मेरे पुत दी। माता जी सेलिब्रेशन होगा भी? हाँ होगा,
माता जी आज प्लेयर खेले किमें तो कर दिया, बहुत बहुत मुबारक। इससे जो हमारे आने वाले पीढ़ी, जो यूथ जो हॉकी खेल रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओलंपिक खेलना चाह रहे हैं, उनके मन में एक जोश और एक विश्वास आया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि आज भी हम वर्ल्ड में बेस्ट हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में हमारे लड़के खेले हैं, जिस तरीके हमारे खिलाड़ी खेले हैं, स्टार्टिंग से लेके आज हम सब का उम्मीद था अच्छा करेंगे। मैच में अप डाउन था, हम मायूस भी हुए हैं, हम हार भी देखे हैं, लेकिन फाइनली आज ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हम काफ़ी खुश हैं और मैं कहूँगा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी खिलाड़ी, हमारे ऑफिशियल्स, कोच, मैनेजर, हॉकी इंडिया, और स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहूँगा हमारे जो मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी को, जिन्होंने 2 साल पहले जो मेंस और वुमेंस टीम को स्पॉन्सरशिप हॉकी के लिए जो हेल्प किए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए हेल्प किए, मेरे ख्याल से इससे भी काफ़ी मोटिवेट हुए। इंडियन हॉकी काफ़ी आगे आई और आज आपके सामने सब कुछ रिजल्ट आपके सामने। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हॉकी मेंस टीम को मुबारकबाद पेश की और उनके रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद जाहिर की। की टीम है, उसके जो शानदार खेल था उसने शानदार विजय दिलाई है और इस शानदार विजय ने भारत की आन बान शान को 4 चांद लगाया है। मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। और भारत ने जो है वो 4 दशकों के बाद भारत की आन बान शान में 4 चांद लगाने का काम किया है, इसलिए भारत के जो हमारी हॉकी टीम है वो और बधाई की पात्र है और मुबारकबाद का हकदार है। राहुल गांधी ने हॉकी टीम इंडिया को मुबारकबाद दी है। इंडिया मेंस हॉकी को मुबारकबाद दी। लिखते हैं, ये काफी खुशगवार लम्हा है हम सब के लिए। पूरा मुल्क आपकी कामयाबी पर फख्र महसूस कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर हॉकी मेंस टीम को मुबारकबाद दी है और इस जीत को तारीखी करार दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि पूरा मुल्क इस जीत को याद रखेगा। पूरा मुल्क हॉकी टीम पर फख्र महसूस करता है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, आज बहुत ही बड़ा, बहुत ही खुशी का दिन पूरे मुल्क के लिए। हॉकी टीम ने कांसे का तमगा जीत लिया है। मुनज़्ज़म खुशी की बात इसलिए भी है क्योंकि सामने जो टीम थी वो बड़ी मजबूत टीम थी और मजबूत टीम को हराकर तीसरा पायदान हासिल करना आसान नहीं होता है। और हिंदुस्तान ने जिस तरह से अपनी नेचुरल हॉकी खेली है वो काबिल तारीफ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी के कोच और साबिक ओलंपियन समीर दास साहब मौजूद। समीर साहब, कितना अहम मौका है? बहुत अच्छी हॉकी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और पूरे हिंदुस्तान की जो हॉकी थी जो थोड़े सा नीचे जा रही थी उसके रिवाइवल के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और भारतीय टीम ने जो दिखाया कि उन्होंने जर्मनी को 4 के मुकाबले 5 गोल से हराया है, तो इससे जाहिर होता है कि हमारी टीम ने काफ़ी परफॉर्मेंस में इम्प्रूव किया है। परफॉर्मेंस इंप्रूव किया और फिर हमें देखते हैं, जैसा आपने कहा कि हमारी हॉकी की जब हम बात करें तो मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी के भी बच्चे खेल रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसके लिए ज़रूर मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब और ख़ास करके खेल मंत्री माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यहाँ पे 2007-8 से जो एकेडमीज शुरू करी थी, आज उसके रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। और जो पुरुष हॉकी में है 2 हमारे खिलाड़ी मौजूद हैं और महिला हॉकी में 4 अभी जिनका मैच अभी ब्रॉन्ज मेडल के लिए होने वाला है, उसमें 4 खिलाड़ी हमारी मौजूद हैं। आज तो हमारा जो मैच हुआ वो जर्मनी से हुआ और आगे जो महिला हॉकी टीम का मैच होगा वो ब्रिटेन से होगा। दोनों टीमें बड़ी चाहे टफ टीम कहा जाए, क्योंकि जर्मनी आसान टीम नहीं है और लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने नेचुरल गेम जो है भारतीय हॉकी की जो पहचान है उससे जो परफॉर्म किया है। तो आगे की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए कितना चांसेस है? देखिए, महिलाओं ने भी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को हराया और अर्जेंटीना, ये दोनों बहुत ही अच्छी टीम थी, बहुत स्ट्रांग टीम थी। आयरलैंड को लीग में हराया, तो वो कॉन्फिडेंस उनके पास है कि हम कर सकते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ भी मुझे लगता है 3rd-4th का जो मैच होना है वो बहुत क्लोज होना है।
यकीनी तौर पर क्लोज भी होगा और हम अपनी जिस तरह से परफॉर्मेंस हमारे बच्चियों ने जो किया है इससे पहले जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, तो अब लोगों को ये आसान नहीं है कि हिंदुस्तान अगर टीम है तो हम आसानी से जीत लेंगे। अब मुश्किल मुकाबला है और मुश्किल मुकाबले के बीच जिस तरह से आज हमने ब्रोंज हासिल किया है और आगे के मैचेस के लिए क्या तैयारी रहेगी? देखिए, अभी हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा और एक हाइट पे आप पहुंच गए हो, मतलब आप ब्रॉन्ज मेडल अगर ओलंपिक्स में जीत रहे हो तो एक हाइट पे वहां पे अपने को स्टैंड करना, अपने को रोकना, तो उसके लिए एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हॉकी को और किस तरह रिवाइवल किया जाए। रही बात वुमेन्स हॉकी की, तो वुमेन्स हॉकी ने दूसरी बार क्वालिफाई किया है ओलंपिक में और ऑलरेडी वो इतिहास रच चुकी हैं सेमीफाइनल में पहुंचकर। और आज तीसरे चौथे के लिए मैच है, तो मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान की टीम बहुत अच्छी करेगी वुमेन्स की। हिंदुस्तान की टीम जिस तरह आपने कहा कि रिवाइवल का बहुत सालों के बाद हिंदुस्तान यहाँ की टीम, जहाँ पर हमें देखते हैं कि अगर 1936 से हॉकी ओलंपिक की बात करें तो बड़ा एक ग्रेट हमारा रिकॉर्ड रहा है, लेकिन बीच के कुछ सालों में हमारी हॉकी पीछे रही है। अब फिर हमने अपने सुनहरे दौर को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यकीनन बीच में जैसे आपने जिक्र किया कि थोड़ा पीछे हो गई थी, थोड़ी पीछे हुए थे हम, बहुत पीछे नहीं थे, बहुत कई बार हम करीब आकर रह गए, लेकिन इस बार जो मेंटल टफनेस थी, जो चीज़ें बदली, जो खेलों में बदलाव आया है, आजकल साइंटिफिक दौर आ गया है तो हर चीज़ में बदलाव आया है, उसका फ़ायदा हमें हमारी भारतीय टीम को ज़रूर मिला है। और मैं खासकर आपको जिक्र करना चाहूँगा, जैसे मैंने खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी का नाम लिया है, उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है मध्य प्रदेश के खेलों को। आज दुनिया की हर वो व्यवस्था यहाँ मौजूद है जो बड़े बड़े कंट्रियों में हुआ करती थी, और जो फैसिलिटीज़ खिलाड़ियों को चाहिए साइंटिफिक दौर में, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ मुहैया कराई हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में और लड़कियों में भी और लड़कों में भी खेल रहे हैं। यकीनी तौर पर फिर हम भोपाल हॉकी की बात करें तो भोपाल हॉकी तो नर्सरी, और फिर पहले हम टर्फ के लिए जो है मोहताज रहते थे, सोचते थे कि हमारे, अब तो मध्य प्रदेश में कई स्टेडियम में टर्फ बिछे हुए हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो सरकार है उसने बहुत ज़्यादा किया है। 16 या 17 जिलों में आज की डेट में हमारी मध्य प्रदेश में टर्फ है और कई जगह अभी लग रही है। तो हिंदुस्तान का पहला एक स्टेट ऐसा हो जाएगा जहां सबसे ज़्यादा एस्ट्रोटर्फ होगी। तो खेलों सुविधाओं की कमी नहीं है, अब जिम्मेदारी बनती है खिलाड़ियों और खेलने वालों की। जिम्मेदारी बनती है और आपको भी गवर्नमेंट मध्य प्रदेश जो है एयर इंडिया से ले आई है कोचिंग के लिए, तो जाहिर सी बात चैलेंजर आपके लिए भी बढ़ गए हैं। लोग ये चाहेंगे कि समीर दाद जिन्होंने हॉकी ओलंपिक में नुमाइंदगी की है, वो समीर दाद नए हुनर को तराशें ताकि मध्य प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर आ सकें। जी, उसमें भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारी माननीय खेल मंत्री का, और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा हमारे जो खिलाड़ी हैं वो फिर से एक बार जैसा हमारा जो भोपाल की खासकर जो नर्सरी कहलाती थी, हमारे पहले 4-4, 5-5 प्लेयर टीम में रहा करते थे, तो अब हमारे पास मध्य प्रदेश एकेडमी है, सुविधाएं हमारे पास पूरी हैं। हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा काम करें और हमारे बच्चे जल्द से जल्द भारतीय टीम में जाएं। लेकिन यहाँ पर समझदार हम तीसरा मकाम हासिल किया, और उन पहलुओं पर भी गौर करने की जरूरत है कि सेकेंड में जो हमारे, तो वहां पर कमी कहां रह गई थी और आगे हमें कहां पर टेक्निकल काम करने की जरूरत है? देखिए, 40 साल का इंतजार करना पड़ा हमें यहां तक पहुंचने के लिए और एक बड़ी जीत है। लेकिन ठीक है, हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता, हम गोल्ड भी जीत सकते थे, हम सिल्वर के लिए भी जा सकते थे, जैसा आपने जिक्र किया कि हम कहाँ हारे। तो कई चीज़ें इसमें हमें पॉजिटिव मिलेंगी जिस पे हम सीख सकते हैं, जिस पे हम काम कर सकते हैं आगे के आने वाले टूर्नामेंट। इतना तो मुझे आपने देखा कि आपने मैच को लेकर जो है अब टेक्निकल जो पहलू है उस पर बड़ी तफसील से अपने ख्यालात का इज़हार किया। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया समीर दाद साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ मेहताब आलम आपका भी बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट आज पेगासस मुबैना जासूसी मामले पर समाअत करेगा। इस ताल्लुक से दाखिल की गई 9 अर्जियां चीफ जस्टिस NV रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने लगी हैं। सभी अर्जियों में पेगासस मुबैना जासूसी की जांच अदालती निगरानी में कराए जाने का मुतालबा किया गया है। अर्जी दहनगान ने यह भी मुतालबा किया है कि अदालत हुकूमत से पेगासस जासूसी के इल्जामात पर वजाहत ले और मुस्तकबिल में स्पाईवेयर का इस्तेमाल न करने का हुक्म भी दे। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले की SIT से जांच कराए जाने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। हमारे नुमाइंदा सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, कितने बजे इस पूरे इन तमाम तर पेटिशंस पर समाअत होनी है? जी देखिए मुनज़्ज़ा, इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट शुरू कर चुका है। हालांकि पहले इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल बहस करेंगे NV राम की तरफ से, लेकिन ML शर्मा जो इस मामले में एक याचिका करता है उनकी तरफ से बहस की शुरुआत की गई है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की तरफ से ML शर्मा जो इस मामले में एक याचिका करता है, उनसे सवाल किया है कि जो याचिका दाखिल की गई है उसमें सिर्फ पेपर की कटिंग ही है, उसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे सुप्रीम कोर्ट उस पूरी पिटीशन को एंटरटेन करे। तो अभी फिलहाल
बहरहाल बहस शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई शुरू कर दी है। धीरे धीरे तमाम जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील अपनी जो दलील है वो अपना रखना शुरू कर देंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब सुनवाई शुरू हो गई है। तो देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ दलीलें और क्या कुछ आदेश इस मामले में आता है। वहीं सुशील, इन तमाम तर पेटिशंस में यही मुतालबा किया गया है कि इस पूरे मामले को लेकर के जांच हो और अदालती तहवील में ये जांच हो, अदालती निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से तमाम जो याचिकाकर्ता हैं वो इस पूरे प्रकरण की जांच चाहते हैं। कई पत्रकार, एडिटर गिल्ड, इन तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की हैं और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को ये निर्देश दे या सुप्रीम कोर्ट एक SIT का गठन करे जिसमें जो रिटायर्ड जस्टिस हों सुप्रीम कोर्ट के, उनको वो उस SIT को हेड करें और इस पूरे मामले की जांच करें कि जो आरोप लगाया जा रहा है उन आरोपों में सच्चाई कितनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम याचिका पर सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहता है और क्या सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि वाकई इस पूरे मामले में जांच की जरूरत है। तो इन तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट आज विचार करेगा और इसीलिए फिलहाल तमाम जो याचिकाकर्ता हैं वो अपनी दलील देकर सुप्रीम कोर्ट को ये संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की जांच करवाई जाए। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया। जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35A की मनसूखी को 2 साल हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने दफा 370 को खत्म कर दिया था। जम्मू कश्मीर में 2019 में दफा 370 की मनसूखी के बाद अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है। पत्थरबाजी के वाकयात में नुमाया कमी दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में 2019 में दफा 370 की मनसूखी के बाद अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है। पत्थरबाजी के वाकयात में नुमाया कमी दिखाई दे रही है। पिछले 2 सालों के दौरान सिक्योरिटी के ताल्लुक से मजीद क्या तब्दीली आई है, पेश है मनोज कौल की रिपोर्ट। दफा 370 की मनसूखी से पहले वादी कश्मीर में पथराव के वाकयात मामूल बन गए थे। नमाज जुमा के बाद हो या एनकाउंटर के मकामात के करीब अक्सर गुमराह नौजवानों को पत्थर मारते हुए देखा जा सकता था, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरी जख्मी होते थे। दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने इन मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसके नतीजे में पिछले 2 सालों के दौरान इन वाकयात में काफी कमी आई। वजारत दाखिला के आदाद शुमार के मुताबिक 2019 में जनवरी से जुलाई के दौरान पत्थरबाजी के 618 वाकयात रिकॉर्ड किए गए। 2020 के पहले 7 माह में ये तादाद कम होकर 222 हो गई। वजारत दाखिला के मुताबिक जनवरी से जुलाई 2021 तक पथराव के सिर्फ 64 वाकयात रिकॉर्ड किए गए। जम्मू कश्मीर के साबिक DGP SP वेद का कहना है कि जिन लोगों ने तशद्दुद को हवा दी उनके खिलाफ कार्रवाई से अच्छे नताइज सामने आए। काफ़ी वायलेंस रहती थी, जहाँ जाओ पथराव हो रहा है, गाड़ियाँ टूट रही, टूरिस्ट को हमला हो रहा है और फोर्सेस पे अटैक हो रहा है, तो एक बड़ा टेंस सा माहौल रहता था। 370 के एब्रोगेशन के बाद ये फैक्ट है, कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता कि स्टोन पेल्टिंग ऑलमोस्ट नील हो गई है। तो इट इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। हुर्रियत और इन्होंने एक एटमॉस्फेयर बनाया था, बंद काल दे रहे हैं, लड़कों को टेररिज्म में झोंक रहे हैं, तो वो चीज़ें NIA रेड्स के बाद रुकी हैं। हुर्रियत ऑलमोस्ट इररिलेवेंट हुई है, उससे जो ओवरऑल इकोसिस्टम था टेररिज्म क्रिएट करने का, उसमें फ़र्क पड़ा। दफा 370 की मनसूखी के बाद पत्थरबाजी के वाकयात में कमी के अलावा उन लोगों की जहनियत में मुस्बत तब्दीली आई है जो अलहदगी पसंद नजरियात के लिए नरम गोशा रखते थे। दिफाई उमूर के माहिर कैप्टन अनिल गौड़ ने कहा कि उनमें से बहुत से अलहदगी पसंद रहनुमा जो पहले की हुकूमतों की सिक्योरिटी का मजा ले रहे थे, अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। गवर्नमेंट ने एक बहुत सख्त कदम उठा लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी बच्चा पत्थरबाजी में था इन्वॉल्व, उसके जिसके केस बने थे, उनकी जो है उनको पहली बात गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी। दूसरा, जो भी गवर्नमेंट जॉब देनी है किसी को, उसकी पहले CID वेरिफिकेशन होगी। और तीसरा, जो ये थे उनको, ये पिछली गवर्नमेंट है, उन्हें बैकडोर एंट्री करा के उनको गवर्नमेंट की नौकरियां दी हुई थी। हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पैसे लेते थे टैक्स पेयर के मनी से और बात करते थे एंटी नेशनल, उनको सबको निकालना शुरू कर दिया।
ये ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई है अब गवर्नमेंट ने, मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ा एक कामयाब कदम है आर्टिकल 370 का जाने का। जम्मू कश्मीर के साबिक डीजीपी एसपी वेद ने कहा कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां मिलिटेंटों को हलाक करके अपना काम कर रही हैं। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत को मिलिटेंट तंजीमों से वाबस्ता OGW के झूठे प्रोपागंडे से मोहतात रहने की जरूरत है, जो नौजवानों को मिलिटेंसी की जानिब रागिब करने के लिए दफा 370 की मनसूखे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ये सबका कंसर्न होना चाहिए कि लड़के रेडिकलाइज ना हो, ये हमारे लड़के हैं, ये सब में भाव आना चाहिए। बाकी सारी गवर्नमेंट के विंग्स ये समझते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है, जबकि सबको, मैं समझता हूँ सबकी जिम्मेदारी, सबको मिलकर इंश्योर करना चाहिए कि ये बच्चे टेररिज्म में ना जाएं, ये रेडिकलाइज ना हो। ये अल्टीमेटली हमारे समाज को ख़राब करते हैं, हमारी सोसाइटी को तबाह करते हैं और पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब होता है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर हुकूमत इसी जज्बे के साथ अपनी कोशिशें जारी रखे तो कश्मीर में यकीनन बेहतर बदलाव आएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नजर डालते हैं संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। मुल्क भर में कोरोना के मामले मुतवातिर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42,982 नए मामले सामने आए हैं। 533 अफराद की मौत हुई है और 41,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मजमूई तौर पर बात करें, मुल्क में 4,26,000 अफराद की मौत कोरोना से हो चुकी है। 3 करोड़ से ज्यादा अफराद इस मर्ज से नजात पा चुके हैं। फिलहाल 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।